साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसा कि एक क्वेश्चन और है जो कि आपका टेक्निक से है और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया हुआ है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन जो होना है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि आपका 7-15 क्वेश्चन है, यहाँ पे दो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक आपका असर्शन दिया है, एक आपका रीजन दिया है। तो एक चीज और याद रखिएगा कि मोस्टली आपके CSIR कह लीजिए और ICMR कह लीजिए, जहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं देखने के मिलते हैं, लेकिन DBT जो है वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी अब पूछना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि ये ऐतिहासिक में मतलब कैसे हिस्टोरिकल में जाएंगे, आप हिस्ट्री में जाएंगे इनके, तो ऐसे क्वेश्चंस ये पहले नहीं फ्रेम करते थे, बट अब ये असर्शन रीजन फ्रेम करने लगे हैं। मतलब एक तथ्य होता है, उसका एक कारण होता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या ये सही है, क्या गलत है, और क्या अगर जो उसका रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, काफी हार्ड भी कहे जा सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। और कह सकते हैं कि जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की होती है, जिनका कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा क्लियर होता है, ठीक है, उनको ऐसे क्वेश्चंस में कोई मतलब दिक्कत नहीं आने वाली है। तो खैर, ये सारी चीजों को भी हमने थोड़ा बहुत समझा हुआ है। साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, जैसा कि हमने मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने डीबीटी 2020 का जब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, तो मैंने वहां पे आपको बताया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक असर्शन दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। लार्जर प्रोटीन जो होते हैं वो इलूट हो जाते हैं अर्लियर, और स्मॉलर प्रोटीन जो होते हैं वो देर में इलूट होते हैं। तो अब ये क्या बात है, तो इसको मैं आपको, जैसा कि अगर जो हमारे नए बच्चे जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा। हालांकि ये अपने में ही बहुत ब्रॉड टॉपिक है, और थोड़ा बहुत भी अगर आपको समय मिलेगा, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होगा, मेरा भी पैसा प्रयास रहेगा कि मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर दूं। बट चूंकि समय कम है और कार्य ज्यादा है, तो मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, टूल्स टेक्निक की या कोई भी बुक अवेलेबल है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, फ्रैप है, फ्रैक्स है, इस तरीके की जो भी टेक्निक है, क्राइस्पर कैस है, फिंगर प्रिंटिंग है, ये सारी चीजें डीबीटी की बहुत ही फेवरेट होने वाली है। उसी में ही आपका क्रोमेटोग्राफी भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उस क्रोमेटोग्राफी में आपका साइज एक्सक्लूशन हो गया, एफिनिटी हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को तो जरूर पढ़ के जाइएगा, मतलब ये उनके फेवरेट है, जहां से क्वेश्चन डराइव हो सकते हैं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, इस बात को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, तो जैसा कि आप क्रोमेटोग्राफी से कहीं ज्यादा अगर मैं आपको बात करूं, या आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा, अगर आप टूल्स टेक्निक से अगर आपको घबराहट भी होती है, तो अगर आपने जो भी अपने सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ाई किया होगा, ठीक है, या अगर आपने थोड़ा भी लैब वर्क किया होगा, तो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होगा वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप करते हैं, या एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करते हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं, तो चूंकि आप प्रोटीन का वेट देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, तो उसमें आपका एक लैडर होता है। तो अगर हम उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो क्या होता है कि आपका जो लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होगा, मान लीजिए कि ये आपका 18 kDa प्रोटीन है, ये आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। और जो आपका हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होगा, मान लीजिए कि 55 kDa आपको यहाँ के आसपास मिलेगा, और 155 अगर मैं कह दूं ऐसे हाइपोथेटिकली, तो वो आपको इसके ऊपर मिलेगा। तो एक जनरल ट्रेंड होता है, ये आपको समझ में आया होगा, समझ में समझे भी होंगे, कि हाई मॉलिक्यूलर वेट आपको ऊपर मिलेगा, लो मॉलिक्यूलर वेट आपको नीचे मिलेगा। लेकिन जब आप साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी की तरफ जाएंगे, तो बस आप इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, अपोजिट कर दीजिएगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसको किसी ऐसा कॉन्सेप्ट से मत कोरिलेट कर लीजिएगा कि क्वेश्चंस को समय कम में हम कैसे अपनी चीजों को अप्रोच करके सुधार सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपोजिट कर देना है। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में आपके कुछ मैट्रिक्स वगैरह लगे होते हैं, जिस तरीके से पूरी स्टोरी चलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप अपने प्रोटीन को जब आप यहाँ पे मतलब डिसॉल्व करते हैं, या जो भी आप प्रोटीन को रन करते हैं, या प्रोटीन को इसमें मूव कराते हैं, तो होता क्या है कि जो आपके लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं वो ऊपर फंस जाते हैं, और हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस याद रखना है। वहां पे हाई मॉलिक्यूलर वेट ऊपर था, लो मॉलिक्यूलर वेट नीचे था। इस केस में आपको क्या कर देना है, इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। तो यानी कि जब हाई वाला आपको नीचे मिला है, तो सबसे पहले इलूट कौन होगा, इलूट का मतलब बाहर आना, तो यानी कि जो सबसे पहले बाहर आएगा, जो इसका प्रोटीन साइज जो होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा कि इन द साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी लार्जर प्रोटीन इलूट अर्लियर एंड स्मॉलर प्रोटीन जो होंगे वो देर से होंगे। ये बात को हमने समझ लिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, जो आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा।
ठीक है, ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब चूँकि यहाँ पे जो ये पूरी कहानी होती है, इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में अगर मैं ले जाऊँ, तो जैसा कि यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई भी काम करोगे, जो कि मैंने टूल्स टेक्निक के मैंने 3-4 वीडियो जो बहुत ही मतलब डेडिकेटेड करके ही बनाए हैं, जैसे एलाइज़ा है, एलिस पॉट है, ठीक है? और इसके अलावा मैंने और भी जो टेक्निक्स के वीडियो बनाए थे, उसमें आपको एसडीएस भी मैंने पढ़ाया था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी काम हवा में नहीं होता है, क्योंकि जब तक अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक लैब को नहीं देखे होंगे, ठीक है? या उनके यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स रन नहीं होते हैं, तो ये चीज़ों को मतलब समझना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो कुछ तो वहाँ पे एक सिस्टम होगा ना, हवा में तो नहीं चला दोगे कि प्रोटीन को देख लोगे या जेल को चला दोगे। तो कोई एक मैट्रिक्स होती है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक सब मतलब एक सतह होगी जिसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है? जैसे आप जेल कास्ट करते हैं, तो जेल पर ही तो रन करोगे। उसी तरीके से यहाँ पे एक मैट्रिक्स होती है, जो कि अगर आप थोड़ी भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो सीफा-डक्स जो होता है वो बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो इसी वही बात को यहाँ पे बताया गया है, व्हेन मैट्रिसेस लाइक सीफा-डक्स आर यूज्ड, द पार्सनिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल ये पार्सनेट हो रहे हैं बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड फेज, इज ए फंक्शन ऑफ द प्रोटीन साइज। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि छोटा मॉलिक्यूलर साइज ऊपर रह जाएगा और हाई मॉलिक्यूलर साइज आपका नीचे आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये सारी जो स्टोरी जा रही थी, वो प्रोटीन के साइज के ही तो इर्द गिर्द जा रही थी। तो यानी कि ये ऑप्शन जो होगा, ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं, और ये जो है इसके लॉजिकली आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा कि बोथ स्टेटमेंट जो है वो आपके ट्रू हैं, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि एक ऑप्शन में अगर आप देखेंगे कि जैसा कि हालाँकि अगर आप रिमेनिंग ऑप्शंस की तरफ जाएँगे कि एक को तो फ़ॉल्स कर दिया है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके कैंसल आउट हो जाएँगे। लेकिन एक ऑप्शन में आपको दे रखा है कि बोथ ए एंड आर जो हैं, वो ट्रू है, लेकिन आर जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये जो सारी कहानी थी, ये साइज़ एक्सक्लूसिव क्रोमैटोग्राफी का ही है। ऑब्वियस सी बात है भाई, साइज़ एक्सक्लूसिव क्रोमैटोग्राफी में साइज़ पर ही तो डिपेंड करेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर साइज पर ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी आधारित होती हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। तो जो भी यहाँ पे आपको चीजें बताई गई हैं उसको याद रखेंगे, अगर इस तरीके से आगे से भी कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा जाएगा और इसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मेरे क्वेश्चंस जो अगर आप बच्चे नए जुड़े हैं तो वो जरूर जाके 2020 के क्वेश्चन को जहाँ पे मैंने सॉल्व कराया है वहां पे भी आपसे ऐसे ही पूछा था, एक ऐसे ही ग्राफ बना दिया था, उसमें उन्होंने आइसो इलेक्ट्रिक पीएच को भी दिया था। तो हालांकि आइसो इलेक्ट्रिक पीएच का कोई मतलब नहीं होता है, तो उसमें पूछा था कि 3 प्रोटीन दिया था, याद आ जाएगा ए, बी, सी करके, कि कौन-सा सीक्वेंस होगा इल्यूशन का, ठीक है? तो वहीं पर मैंने ये आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला भी कॉन्सेप्ट वहीं से दिया था। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका कह सकते हैं कि काफ़ी अंदर की तरफ जाएँगे तो आपको बहुत ही गहराई में ये क्वेश्चन, ये पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चूँकि ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 708 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मोस्ट लाइकली सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ नैक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, ये पर्टिकुलर जो आपका नैक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं, ये आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है? ये एक डिटेल स्टडी में आप इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा। हालाँकि ये जो नैक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं, बेसिकली इनका जो सब सेलुलर लोकलाइजेशन होता है, वो आपका न्यूक्लियस होता है। तो आप इसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं, न्यूक्लियस को टिक कर सकते हो, चूँकि यहाँ पे जो प्लास्टिड ऑप्शन दिया गया है, चूँकि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे प्लास्टिड का एक ऑप्शन दिया गया है। बट चूँकि आप यहाँ पे एन से न्यूक्लियस को कोरिलेट कर सकते हैं, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक-ठाक क्वेश्चन था, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आसान भी लगते हैं, रिस्क भी होते हैं, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका न्यूक्लियस बनेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि आपका जैसा कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, यहाँ से तो क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम दैट डिपिक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ए बायोलॉजिकल सिस्टम टू लाइट एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। तो एक्चुअली में होता क्या है कि 2 आपके टर्म होते हैं, एक आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और एक आपका एक्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो बस इसी 4 लाइन को आप समझिएगा, आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि जब आपने पढ़ा होगा ना कि प्लांट जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जितने लाइट्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। मतलब क्या है कि एब्जॉर्ब तो वो बहुत सारी वेवलेंथ को कर लेंगे, लेकिन जो पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो यूटिलाइज करते हैं या जिसके माध्यम से वो अपना काम करते हैं, उसको हम जो मतलब जो मेन एक्शन का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो ग्राफ होता है, शो करता है
अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट, मतलब कितने सारे पिगमेंट उसने एब्जॉर्ब किए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो ग्राफ होता है, शो करता है रेट ऑफ प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब जो आपका प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस आपका किस वेवलेंथ पर हुआ, समझ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स जो आपको आया है बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका एक्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 703 ये क्वेश्चन आईडी है और इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो 2809 होगा, यानी कि आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। ये छोटी सी बात है जो कि आज हमने समझ लिया, और बहुत ही, अगर आप बहुत डीप में भी नहीं जानते हैं तो केवल इतना जानिए, बहुत सारी सिस्टम में वेवलेंथ होती हैं। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं उनके पास जो पिगमेंट होते हैं वो बहुत सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्व करते हैं, सबको एब्जॉर्व कर लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा पर ही वो स्पेसिफिक काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बाकी ये जब आप फोटोसिंथेसिस आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ही डिटेल के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो यहाँ तक हमने कुछ पार्ट को और समझा, कुछ और चीजों को किया है। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई हैं, अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।